हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग बात कर रहे थे फैराडे के नियम। फैराडे के कितने नियम थे तो याद किया था। फैराडे के मुख्यतः दो नियम था। एक था प्रथम नियम। प्रथम नियम में फॉर्मूला क्या आया था याद है? ZIT, M बराबर ZIT। और जब दूसरे की बात किए तो याद करिए क्या आया था, कुछ याद आ रहा है? तो अगर देखा जाए तो इक्वल टू Z के बराबर था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विद्युत अपघटनी शेल और एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो लेक्चर 5 का था। आज हम लोग लेक्चर 6 की बात करेंगे। इसके पहले ही हम लोगों ने देखा एक छोटा सा होमवर्क। लगभग आधे बच्चों ने आंसर सही दिया और कुछ बच्चे आंसर देते ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। होमवर्क तो कम से कम करके भेजो। क्या कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट पर देने पर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। यही एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हम आपको दिए थे और कुछ बच्चे तो किए लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं किए। तो आइए इसको देखा जाए। ये क्वेश्चन क्या है। अगर हमने आपसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने आप से दो कॉल करिए, एक क्या दिया है और दूसरा क्या निकालना है। तो क्या पाया कि 1.5 एम्पियर की धारा, मतलब दिया है, क्या दिया है? धारा, जिसको I कहते हैं, 1.5 एम्पियर। ठीक है। और क्या दिया है भाई? कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर आयन से टूटा और से कॉपर बना, मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुए? रिंगलेट हुए। समय दे दिया आपको बेटा, समय साफ साफ कह रहा है 10 मिनट। और आपको अच्छे से पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 10 गुणे 6 मतलब 60, 600 हो गया सेकंड। बताइए, यहां तक ठीक है? हमसे पूछा है कि द्रव्यमान क्या होगा, मतलब M का मान क्या होगा। I दे दिया, T दे दिया, M हो गया। बताइए, कुछ ऐसी बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो क्या हम जानते हैं कि क्या M बराबर ZIT। अब Z दिया नहीं तो एक ये भी जानते हो, Z इक्वल टू E/F। F का मान मेरे बच्चों को अच्छे से पता है 96,500। तो M बराबर Z की जगह हो गया E/F इंटू I इंटू T। अब प्रश्नानुसार मान रख दीजिए। प्रश्नानुसार हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉपर बोला था क्या? तो कॉपर का कितना? 63। तो ये हो गया हमारा E। M चाहिए आपको, तो M बराबर हो गया कितना? 63 गुणे 1.5 गुणे T आपका 600 था बटे 96,500। इससे ये कट गया। अब क्या बचा भाई वहां पे? 3 से इसको काट लीजिए। तिरसठ गुणे 1.5 बटे 965। बताइए, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में देखा जाए तो E/F भी था और यहां कॉपर सल्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना। कॉपर आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो कॉपर हो गया था। तो इसमें 2F होना चाहिए। 2 इंटू इतना, 2 इंटू इतना, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.93 ग्राम। आप क्या करिए, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करिए अगर डाउट है तो।
ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइए क्या, विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। जल्दी कॉपी निकाल लीजिए, इसको बना लीजिए। क्या है, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। किसी विद्युत अपघट्य की जली विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। अतः यह चालक के प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए समझे इस चीज को क्या कह सकते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता क्या होती है। तो विद्युत अपघटनी विलयनों की जो चालकता होती है वो विद्युत धारा में प्रवाहित विलयनों की चालकता पर निर्भर करती है, जो चालक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको दिखाते हैं C से। तो C बराबर 1/R, जहां R क्या है, R बिट्चा है प्रतिरोध, C क्या है, C है हमारी चालकता। अब मेरे बच्चों को अच्छे से पता है ओम का नियम, V = IR, या प्रतिरोध को V/R कह सकते हैं, V/I। कॉपी करिए, इसको खींचकर हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये R बराबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। यहां तक हो जाए तो हेडिंग बनाइए, समीकरण 1 और 2 से। जल्दी जल्दी, समीकरण 1 और समीकरण। जैसा आप सभी को पता है कि पेंडेमिक के टाइम में आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं, और आप सभी को पता है कि कई बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कई बच्चे नहीं जा रहे होंगे, और इस समय पढ़ाई का माहौल उतना अच्छा नहीं बन पा रहा होगा, और आपके डाउट भी नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को ये समस्या है कि उनके मन में जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए अब अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल फीचर लेकर आए हैं, आस्क डाउट फीचर। अब आपके जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी 24/7 आप बिल्कुल फ्री में अपने डाउट पूछ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपके जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आप फोटो खींचो और क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लो। क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है, मैथ का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, उसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, और फिर जो भी आपका डाउट रहेगा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप दिन में पढ़ रहे हो, रात में पढ़ो, जब भी आप पढ़ो, जब भी आपको डाउट आ रहे हैं, तो आप 24/7 कहीं भी कभी भी बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगता है तो आप शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आप बिल्कुल फ्री में इस फीचर का आप लाभ उठा सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इन दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो गया समीकरण 1 और 3 में I का मान रख दिया, तो C बराबर हो गया क्या, 1/V। चालकता का मात्रक पूछा तो क्या, ओम इनवर्स या मो या असाइनमेंट सीमेंस, बताइए। बहुत इजी है, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा बच्चा। क्या कह सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोड के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है विशिष्ट चालकता। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हम लोग के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, और पूछने के साथ साथ आपको बताते बच्चों ये आते भी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका नोट्स बनाकर इसको जल्दी से याद कर लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है, इसे ही कप्पा कहते हैं। ये जो वर्ड है इसी को कहा जाता है कप्पा। ये कटप्पा का छोटा भाई है, इसलिए इसको कप्पा बोला गया, इसको याद कर लीजिएगा। क्या, K = 1/ρ। समझ में आ रहा है, फास्ट। विद्युत अपघटनों के विलयनों की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा
डाला गया प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को L समानुपाती कहते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल L। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, तो R इज प्रोपोर्शनल 1/A। समीकरण नंबर 1 और 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से बना R इक्वल टू रो L/L। मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल समझ जाइए बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल रो बाई L/A, जहां इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये RA/L। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, तो कप्पा इक्वल टू L/A। तो यहां पे एक नया निकल के आया हमारे पास, कप्पा इक्वल टू CL/A। बताइए क्या है? कप्पा इक्वल टू L/RA या कप्पा इक्वल टू CL/A। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक निकल के आया, ये मो, ये L सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, 1 बचेगा, तो मो प्रति सेंटीमीटर या मो सेंटीमीटर इनवर्स। बताइए क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज बच्चा मुझे बताइएगा जरूर। आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग बनानी है क्या? मोलर चालकता। अगर मोलर चालकता को देखा जाए तो 1 मोल प्रति सांद्रता के विलयन से उत्पन्न विशिष्ट चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता, तो ये सब छोटे छोटे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको फॉर्मूला और डेफिनेशन याद रखने हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चों को इस प्रकार से फॉर्मूला डेफिनेशन में डाउट्स होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट्स होगा तो मुझे बच्चा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करेंगे। क्या है? 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता विलयन की उत्पन्न विशिष्ट चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसका इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते इसलिए एक साथ लिखें। ये हो जाए तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या? तुल्यांकी चालकता। अगर तुल्यांकी चालकता की बात करें तो 1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर सांद्रता, देखिए 1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में उत्पन्न विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक स्क्वायर होता है, जिसको मोस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स कहते हैं। ये K इक्वल टू कप्पा 1000/C, सी इसकी क्या नॉर्मलता दिखाते। बताइए, अगर आपको लग रहा है काफी तेज चल रहे हैं तो बताइएगा, हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रश्न था हमारा 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर 0.2 m KCl की चालकता, m KCl की चालकता KCl की चालकता 0.0248 मो सेंटीमीटर है, तो मोलर चालकता की गणना करें। अब हमने आपसे कहा कि अपने आप से 2 कॉल करिए, क्या निकालना है, क्या दिया है,
तो जल्दी से इसको कॉपी करिए तो हम उसी चीज को समझाएंगे। ठीक है, अपने आप से 2 कॉल करना है, क्या दिया है क्या निकालना है। अगर इस चीज को समझ गए तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। आप इसको समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं तुरंत। ओके, फास्ट फास्ट चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के पास, क्या क्या दिया है। लिखिए, प्रश्नानुसार खोजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर 0.2 एम कैसियल की चालकता इतना है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कि कप्पा का मान आपको दिया है, जिसको चालकता कहते हैं। जीरो 0.0248 सांद्रता पता है C 0.2 M। जीरो 0.248 इंटू 1000 बटे 0.2। बताइए, अब इसको काट लीजिए, कितना आया 0.124 इंटू क्या 1000, तो 124 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। बताइए, समझ में आया? इसको कॉपी करिए तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलराउस का नियम। बताइए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बच्चा, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। फास्ट फास्ट, अगर कॉपी हो गया तो यस सर में आंसर दीजिए, फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है क्या, कोलराउस का नियम। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है कोलराउस का नियम। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार यदि अनंत तनुता पर जब वियोजन, अनंत तनुता पर वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। मतलब जैसे दूसरे शब्दों में बात कहें तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, ये इनफाइनाइट का साइन है जिसको अनंत कहिए, विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा
ऋण आयनों की आयनिक चालकताओं का योग होता है। जैसे ये बताइए, आयनिक की बात करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छे से? अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज बताइएगा जरूर। या अगर हम बात करें फॉर्म्स की, देखिए क्या कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, या इसको अगर अनंत अनुता पर n की वैल्यू रख दिए तो हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं एक एग्जांपल कि मान लो आपके पास CH3COOH था, मतलब एक दुर्बल अम्ल है, और एक दुर्बल अम्ल की बात करेंगे बच्चा तो ये इनफाइनाइट CH3COOH और क्या हाइड्रोजन टूटा, क्योंकि आपको पता है CH3COOH को तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, तो ये NaCl होता, तो NaCl को भी तोड़ते तो Na प्लस और Cl माइनस पे टूटता। मान लो अगर आपके पास BaCl2 होता, तो बच्चा जब BaCl2 को तोड़ते तो Ba प्लस प्लस और 2Cl माइनस होता। बोलो है कि नहीं? चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको बतानी है कोलराउस के नियम का प्रयोग। आखिर कोलराउस ने अपने नियम का प्रयोग कहां कहां किया था, किन किन सिद्धांतों पर किया था। जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है कोलराउस के नियम का प्रयोग। अगर बात करें कोलराउस के नियम के उपयोग की, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोलराउस ने अपने नियम को मुख्य रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता का मापन करने के लिए किया। मतलब किसी प्रबल अपघट्य की चालकता को प्रत्यक्ष ज्ञात किया जा सकता है, अतः प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलराउस के नियम से दुर्बल अपघट्य की चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल की चालकता का मापन CH3COONA है, तो NaCl HCl से ज्ञात किया जा सकता है। पकड़ में आ रहा है? बहुत इजी है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी कॉपी करिए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो जल्दी से बताइए, आपके डाउट्स को हम जल्दी से क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। कोलराउस नियम से, अगर कोलराउस के नियम को देखा जाए तो हम लोगों ने इसी बात को समझा। कैसे? आपको कहा गया यहां पे कि CH3COONA को तोड़िए, तो आपको याद होगा कि CH3COONA को तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और Na प्लस होता। इसी को देखो हम यहां उठा के रख दिए, इसको खींच के कर दिए समीकरण नंबर 1। दूसरा आपसे कहा गया बच्चा NaCl, NaCl को तोड़ा गया तो Na प्लस और Cl माइनस, देखिए साफ साफ देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर तीसरे की बात करें तो हम लोगों ने लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने तोड़ा किसके माध्यम से? आयनों के माध्यम से, तो एक प्लस और एक माइनस आ गया जो देखने को दिख रहा है। और लास्ट हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH तोड़ दो तो CH3COO माइनस और H प्लस। अब 4 समीकरण कोलराउस नियम से हमें प्राप्त हुए। उन चारों समीकरणों में सबसे पहला समीकरण क्या देखने को मिला? हमारा सोडियम एसीटेट। उसके बाद जो दूसरा देखा गया क्या? सोडियम क्लोराइड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चौथा देखा गया एसिटिक एसिड। अब समीकरण नंबर 1
और समीकरण नंबर 3 को जोड़कर, देखिए 1 और 3, इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो 1 में क्या था, CH3COONA, 3 में क्या था, ले लीजिए वहां से, 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को दूसरे वाले को घटा देना है, तो घटा दिए। बताइए समझ में आ रहा है? हमने क्या पाया, अगर हम समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ दिए तो कोलराउस के नियम से आप समझ सकते हैं कि CH3COO, देखिए क्या है, CH3COONA प्लस HCl, ये जोड़ दिए और इसको इसमें से क्या किए, घटाना है। तो यहां पे ये दोनों जुड़ गए, तो CH3COONA और HCl हो गया, NaCl, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो एक अम्ल बन गया, क्या, CH3COONA। उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है किसी प्रकार का डाउट्स है तो आइए इसके बेस पे एक क्वेश्चन करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको लगता है कोई डाउट्स तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं, समझ जाइए कि CH3COONA, HCl और NaCl का अनंत तनुता पर मान, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा 91.0, 425.4 और 126.4 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी? आइए बच्चों इसको समझा जाए। यह क्वेश्चन पूछा था 2013 में, ये 2013 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो 100% मेरे बच्चों कोलराउस का नियम नहीं भूल सकते। क्या है, आपके पास CH3COONA, HCl, NaCl का अनंत तनुता पर मान, का अनंत तनुता पर मान कितना है भाई, 91.0, 425.4 और 126.4 मोल सेंटीमीटर है, सॉरी मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। कोशिश करिए मात्रक को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आंसर और मात्रक ही मेन होते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो CH3COOH की मोलर चालकता बतानी है। अगर आप थोड़ा सा पिछला वाला याद रखते तो बेटा ये आंसर बहुत अच्छे से हो जाता। अगर कभी भी क्वेश्चन दे तो अपने आप से 2 कॉल करिए, क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार, क्या है भाई प्रश्नानुसार, CH3COONA कितना दिया है, 91.0, HCl कितना दिया है, 425.4, NaCl क्या दिया है, NaCl दिया है 126.4। तो क्या हम जानते हैं कि क्या बच्चा, फॉर्मूला लगा दीजिए, CH3COONA इनफाइनाइट अनंत तनुता पर है, HCl इनफाइनाइट ये भी अनंत तनुता पर है, क्या था, Na
Cl अनंत अनुता पर है किसके? CH3COOH। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन दे दिया है 91.0, इसकी वैल्यू आपको दिया है 425.4, इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 126.4, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया? इसके कहने का मतलब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसमें से इसको क्या करना है? घटा देना है। आइए जोड़ा जाए। 425.4 91.0, तो ये 4, ये 6, ये 9 2 11 का 1 और ये 5, मतलब 516.4 माइनस 126.4 बराबर CH3COOH। अब बेटा 516 में से 126.4 घटा दीजिए, ये 0, ये भी 0, 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, मतलब इसका आंसर आता 390.0 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या कोलराउस के नियमानुसार। बताइए, अगर आपको डाउट्स लगे तो प्लीज मुझे बताइए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, हम लोग बिल्कुल लास्ट एंड पे हैं। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। बस बिल्कुल, अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल लगभग खत्म है। कोलराउस का नियम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना, इसको कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है अभिगमनांक की गणना। फास्ट फास्ट देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो अनंत तनुता पर आयन की मोलर चालकता व अनंत तनुता पर अपघट्य की मोलर चालकता का जो अनुपात होता है वह अभिगमनांक कहलाता है। इसे मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं, हम लोग आयन्स की बात करेंगे तो एक धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा। उसी अनुसार बच्चा हम यहां दो देखिए धनायन का अभिगमनांक Nc इतना, ऋणायन की बात करेंगे तो इतना। अब मोलर चालकता देखिए आपके सामने आ गई क्या। ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी बच्चों को कोई डाउट्स है। अगर बच्चों डाउट्स होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है जो पॉपुलर है, वियोजन की मात्रा की गणना। अगर वियोजन की मात्रा की गणना करें तो आप लोग जानते हैं, देखिए इसके पहले हम लोगों ने दोनों चीज देखी, अनंत तनुता और चालकता। क्या पाया कि सांद्रता की मोलर चालकता व अनंत तनुता की मोलर चालकता का अनुपात वियोजन मात्रा कहलाता है, जिसे किससे दिखाते? अल्फा से। अल्फा किसके बराबर है? सांद्रता की मोलर चालकता, जिसको इससे दिखाते। फिर अनंत तनुता की वियोजन मात्रा, जिसको इससे दिखाते, इनफाइनाइट। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं एक फार्मूला, ये देखिए मोलर चालकता कप्पा इक्वल टू 1000 टू उसकी क्या मोलरता। और हमने पाया कि ये फॉर्म्स, अब इसी को उठाकर अल्फा की वैल्यू में रख देंगे। आप चाहो तो यहां पे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं और कह सकते हैं इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बताइए आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको?
कुछ नहीं करना, हमने बस मान रख दिया। क्या? अल्फा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी मोलरता और उसकी वैल्यू। यहां से आगे आपका वियोजन स्थिरांक K बराबर C अल्फा स्क्वायर। आइए क्वेश्चन कर लिया जाए। यह क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, थोड़ा जल्दी करिए। क्वेश्चन को समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे स्टार्ट करेंगे कि 0.025 मोल प्रति लीटर कौन? मेथेनोइक अम्ल। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला भूलेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया ओइक। ओइक मतलब क्या? COOH, कार्बन की मात्रा 1, तो ये हो गया SCOOH। और यही अम्ल किसमें? चींटी की डंक या हड्डे की डंक में निकलता है। उसकी चालकता दी है 46.1, 46.1 है सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। तो इसकी वियोजन की मात्रा व वियोजन स्थिरांक की गणना कीजिए। यदि वैल्यू आपको दे दी है इसके आयन की 349.6, इसकी 54.6 मोल सेंटीमीटर है, तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया? जितने टैलेंट से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, यह देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई बच्चा 95 से नीचे पार पाएगा। और हम बाबा विश्वनाथ से यही कृपा करते कि हमारे जितने भी बच्चे हैं जो जितना मन लगाकर पढ़ रहे हैं, जैसे पूजा है, सुरजीत है, मुस्कान है और अतुल है, निर्भय है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे बच्चे बराबर टच में हैं, अभिमन्यु है। तो बेटा आप इसी तरह बढ़ते रहिए, आप मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और हमारे इस YouTube चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक्स भी करिए, ठीक है? दोस्तों को कहिए कि जल्दी से इस ग्रुप में आ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पार्ट 1 का जो हमारा वैद्युत रसायन है वो लगभग एक वीडियो और बनेगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।